साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th तथा क्लास 12th के लिए हिंदी के अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध देखेंगे जो कि हर साल आता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट ये हमारा ऐसे है, हर साल ये पूछा जाता है। तो ये है टॉपिक पर पर्यावरण प्रदूषण का। तो जब पर्यावरण प्रदूषण का हम लोग निबंध लिखते हैं तो इसमें हम बना के लिखते हैं जिससे नंबर कट जाते हैं। तो हमें किस प्रकार से उचित लिखना है, कौन कौन से फैक्ट इसमें डालने हैं, इस पर हम ध्यान देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखना, यानी कि पर्यावरण शुद्धि के उपाय, पर्यावरण एवं मानव जीवन क्या है, पर्यावरण एवं प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण से हानियाँ। तो ये सारे एक ही टॉपिक हैं। तो पर्यावरण पर निबंध पूछा जाए तो आप इस प्रकार से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं प्रस्तावना। क्या डालते हैं? प्रस्तावना डालते हैं, या इसी के अंतर्गत आप प्रदूषण का अर्थ भी डाल सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हम बताते हैं कि प्रदूषण वायु, जल एवं स्थल की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन है। तो जो प्रदूषण है ये क्या है? ये हमारा जो वायु है, जल है और जो स्थल है, इसमें भौतिक और रासायनिक और साथ साथ जैविक, तो भौतिक, रासायनिक और जैविक जो विशेषताएं हैं, इसमें जो अवांछनीय परिवर्तन आ जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रदूषण। तो आगे यहाँ पर बताएंगे कि जो मनुष्य और उसके लिए लाभदायक दूसरे जंतुओं, पौधों और औद्योगिक संस्थानों तथा दूसरे कच्चे माल इत्यादि को किसी भी रूप में हानि पहुंचाता है। तो प्रदूषण का मतलब है कि मनुष्य के लिए जो लाभकारी पदार्थ हैं, औद्योगिक संस्थान हैं, जो कच्चे माल है, इन सभी को हानि पहुंचाए तो उसे हम बोलेंगे प्रदूषण। जीवधारी अपने विकास और व्यवस्थित जीवन क्रम के लिए संतुलित वातावरण पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि जो जीवधारी है ना, जब उनको संतुलित वातावरण मिलता है तभी वो उसमें निर्भर करते हैं, उसी में वो जीवित रहते हैं। संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है। तो भाई हमारे वायुमंडल में एक निश्चित मात्रा में सभी चीजें उपलब्ध है। यदि उन निश्चित मात्रा में थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा तो उसे हम प्रदूषण कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि हमारे वातावरण में जो घटक है ना, सभी निश्चित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। कभी कभी वातावरण में एक अथवा अनेक घटकों की मात्रा कम या अधिक हो जाया करती है, या वातावरण में कुछ हानिकारक घटक का प्रवेश हो जाता है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो वातावरण है ना वो दूषित हो जाता है। तो क्या होगा, जो जीवधारी हैं उनके लिए किसी न किसी रूप में यह हानिकारक सिद्ध होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रदूषण। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये प्रदूषण का अर्थ क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, यानी कि प्रदूषण के प्रकार। यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालते हैं। तो प्रदूषण के प्रकार के अंतर्गत फर्स्ट हेडिंग हमारा होता है वायु प्रदूषण। तो यहाँ पर आपको हेडिंग डाल करके पॉइंट वाइज वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण इस प्रकार से शामिल करना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण में हम बताते हैं कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं ना, एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती हैं। जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं। जैसे अपनी श्वसन प्रक्रियाओं द्वारा हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं, और जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के वो ऑक्सीजन बनाते हैं, ऑक्सीजन को निष्कासित करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, संतुलन बना रहता है। इससे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। किंतु मानव अपनी अज्ञानता और आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को बिगाड़ता रहता है। इसे ही हम लोग बोलते हैं वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण का मतलब है कि जो वायु है उसमें जो गैसें हैं उनका जो अनुपात है ना, उसका संतुलन बिगड़ जाना, यही कहलाता है वायु प्रदूषण। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण के अंतर्गत हम लिखते हैं कि सभी जीवधारियों के लिए जो जल है ना भाई, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, सबको पता है। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि सभी जीवधारियों के लिए जो जल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। तो भाई जो पौधे हैं उनको भी भोजन बनाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। अब बताएंगे महत्व यहाँ पर कि जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ, गैसें घुली रहती हैं। यदि जल में ये पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाते हैं तो कहा जाएगा कि जल प्रदूषित हो गया है और वो हानिकारक हो जाता है। अब यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसे आपको हाईलाइट करते हुए ब्लैक पेन से शामिल करना है कि केंद्रीय जल स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, कौन सा? केंद्रीय जल स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान के अनुसार भारत में प्रति
1 लाख व्यक्तियों में से, कितने व्यक्तियों में से, 1 लाख व्यक्तियों में से 360 व्यक्ति। तो अगर हम प्रति 1 लाख व्यक्ति में देखें तो उसमें से जो 360 व्यक्ति हैं उनकी मृत्यु आंतशोथ के कारण, यानी जैसे टाइफाइड हो गया, पेचिस हो गया, इनके कारण होता है। जिसका कारण क्या है, अशुद्ध जल है। तो जो टाइफाइड है, पेचिस है, इसका होने का कारण क्या है, अशुद्ध जल का सेवन करना। तो शहरों में भी 100% जो निवासी है, यानी 100% जो लोग वहाँ रह रहे हैं, उनके लिए स्वास्थ्यकर जो पेयजल है ना वो उपलब्ध नहीं हो पाता, उसका प्रबंध नहीं है। तो देश के अनेक शहरों में पेयजल किसी निकटवर्ती नदी से लिया जाता है। अब भाई होता क्या, जो बड़े बड़े शहर होते हैं इसमें जो जल पाइपलाइन के द्वारा आता है वो किसी नदी का ही तो होता है। तो क्या होता है कि जब उसे नदी से लिया जाता है तो प्रायः इसी नदी में जो शहर का मलमूत्र है, जो कचरा है, कारखानों से निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है, उसको प्रवाहित कर दिया जाता है। तो जब अपशिष्ट पदार्थ को नदियों में प्रवाहित करेंगे तो जल तो दूषित हो जाएगा। तो वही यहाँ पर बताया गया है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमारे देश की जो अधिकांश नदियाँ हैं इनका जल प्रदूषित होता जा रहा है। तो इस प्रकार से हम जल प्रदूषण के अंतर्गत ये लिखते हैं। नेक्स्ट हम लिखते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण। कौन सा, रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो परमाणु शक्ति उत्पादन जो केंद्र होते हैं जहां पर हम अपने परमाणु बम वगैरह बनाते हैं, तो परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्र हो गए। और परमाणु परीक्षण के, जब परमाणु परीक्षण होता है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, जल, वायु, पृथ्वी, इसका जो प्रदूषण है ना वो बढ़ता जाता है। और यह प्रदूषण क्या करेगा, यह प्रदूषण जो है ना आने वाली जो पीढ़ी है, आज की पीढ़ी पे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इससे हमारी पृथ्वी प्रदूषित हो रही है, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है ना उनके लिए नुकसानदायक होता है, उनके लिए हानिकारक सिद्ध होता है। अब एग्जाम्पल यहाँ पर बात करें, जैसे परमाणु विस्फोट होता है, क्या होता है, परमाणु विस्फोट। तो परमाणु विस्फोट के समय रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वो निकलता है और हमारी वायुमंडल की परतों में प्रवेश कर जाता है, जहाँ पर क्या होगा, अगर हमारे वायुमंडल में चला गया तो ठंडा हो जाएगा, और जब वो ठंडा होगा संघनित अवस्था में बूंद के रूप में आ जाएगा, और जब बूंद के रूप में आएगा तो पूरा धरती पर ही तो आएगा। तो छोटे छोटे कणों के रूप में, छोटे छोटे धूल कणों के रूप में वायु के झोंकों के साथ समस्त संसार में ये फैल जाते हैं। क्या फैल जाते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ। अब एग्जाम्पल यहाँ पर हम देते हैं तो इसे आपको हाईलाइट करते हुए ब्लैक पेन से लिखना है कि द्वितीय महायुद्ध में नागासाकी और हिरोशिमा, ये दोनों स्थान कहाँ हैं, जापान में हैं। तो जापान का जो नागासाकी है, हिरोशिमा है, यहाँ पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि द्वितीय महायुद्ध में नागासाकी तथा हिरोशिमा में हुए परमाणु बम के विस्फोट से बहुत से मनुष्य अपंग हो गए थे, यानी वहाँ इतना बड़ा इसका प्रभाव पड़ा कि वहाँ जो मनुष्य थे ना वो क्या हो गए, अपंग हो गए थे। इतना ही नहीं, इस प्रकार के प्रभावित क्षेत्रों की भावी संतानें भी अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो गई। तो जापान में जो लोग इसके बाद पैदा हुए, इस परमाणु बम हमले के बाद पैदा हुए, उनमें भी अपंगता आ गई, अर्थात कुछ न कुछ उनके अंगों में कमी आ गई, अनेक प्रकार की बीमारियां फैल गई। तो इस प्रकार से ये पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं ध्वनि प्रदूषण। कौन सा लिखते हैं, ध्वनि प्रदूषण। तो अनेक प्रकार के वाहन जैसे कि मोटर कार हो गया, बस, जेट, विमान, ट्रैक्टर, लाउड स्पीकर, बाजे एवं कारखानों के सायरन हो गए, व विभिन्न प्रकार की जो मशीनें हो गई। अभी हम यहाँ पर वो नाम गिना रहे हैं जिनसे हमारी ध्वनि निकलती है। तो विभिन्न प्रकार की मशीनों से आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। अब ध्वनि की जो तरंगे हैं ना ये जीवधारियों की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। भाई जो ध्वनि की तरंगे हैं ये जीवधारियों का जो क्रियाकलाप है उसको प्रभावित करती हैं। अधिक तेज ध्वनि से मनुष्य के सुनने की शक्ति का ह्रास हो जाता है, यहाँ तक कि कान के पर्दे फट जाते हैं, मनुष्य को ठीक से सुनाई नहीं देगा और उसे ठीक प्रकार से नींद भी नहीं आती है। यहाँ तक कि ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव स्वरूप, यानी जब ध्वनि प्रदूषण हो जाता है तो उससे क्या होता है, जो स्नायु तंत्र होता है, यानी कि जो हमारा स्नायु तंत्र है, जो हमारा मस्तिष्क है, उसमें कभी कभी इतना दबाव पड़ जाता है कि पागलपन का रोग उत्पन्न हो जाता है। तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र है ना वो भी सही से काम नहीं करता है, तो पागलपन वाला रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ये हमारा ध्वनि प्रदूषण कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं रासायनिक प्रदूषण। कौन सा, रासायनिक प्रदूषण। तो प्रदूषण के प्रकार में ये हम लोग लास्ट शामिल करते हैं। तो रासायनिक प्रदूषण के अंतर्गत हम बताते हैं कि प्रायः जो कृषक है, क्योंकि इसमें हमें रसायन का बताना है, जो हम लोग खेती में खाद वगैरह डालते हैं,
तो प्रायः कृषक यानी कि जो किसान हैं अधिक पैदावारी करने के लिए कीटनाशक, शाकनाशक, रोगनाशक दवाइयों तथा रसायनों का प्रयोग करते हैं खाद के रूप में। इनका स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। भाई अगर खेतों में अधिक से अधिक यहाँ पर डाला जाएगा रसायन तो उससे क्या होगा, जब हम फल खाएंगे या सामान खाएंगे, खाद्य पदार्थ को खाएंगे तो वो रसायन हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और हानि पहुंचा देता है। आधुनिक पेस्टिसाइड्स का अंधाधुंध प्रयोग भी लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाता है। यानी कोई चीज़ अगर अधिक मात्रा में कर ली जाए, ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में की जाए तो उससे भी हमें नुकसान ही होता है। जब ये रसायन वर्षा जल के साथ, किसके साथ में, वर्षा के जल के साथ बहकर नदियों, सागर में पहुंचते हैं तो जो समुद्र के अंदर जीव जंतु होते हैं उनको भी यह हानि पहुंचाता है। साथ ही साथ जो वनस्पति होती है उन पर भी यह घातक प्रभाव डालता है। इतना ही नहीं, किसी न किसी रूप में जो मानव शरीर है वो भी इससे प्रभावित होता है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल दिया आपको कि यदि खाद्य पदार्थों में कीटनाशक का प्रयोग किया जाएगा और उस पदार्थ को हम खाते हैं तो कुछ मात्रा में कीटनाशक हमारे अंदर भी चला जाता है, तो इस प्रकार से मानव शरीर को भी नुकसान पहुँचाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि प्रदूषण पर नियंत्रण। कि इतना सब हमने समझ लिया प्रदूषण क्या है, अब इस पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। तो पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए, समुचित संरक्षण के लिए विगत कुछ वर्षों से समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। औद्योगिकरण से पूर्व, यानी औद्योगिकरण जो आया उससे पूर्व यह समस्या इतनी गंभीर कभी नहीं हुई थी और ना इस परिस्थिति की ओर वैज्ञानिक व अन्य लोगों का इतना ध्यान ही गया था। तो जब से औद्योगिकरण हुआ है, उद्योग स्थापित हुए हैं, तब से प्रदूषण कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। तो अब क्या हुआ कि अब औद्योगिकरण के बाद जो वैज्ञानिक हैं, जो लोगों का ध्यान है वो इस प्रदूषण की ओर गया है, लोग इसमें अब जागरूक हो रहे हैं। किंतु औद्योगिकरण और जनसंख्या दोनों की ही वृद्धि ने संसार के सामने प्रदूषण की समस्या उत्पन्न कर दी है। तो प्रदूषण की समस्या का कारण क्या है, औद्योगिकरण है और जनसंख्या में वृद्धि है। तो प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी, यहाँ पर यह ध्यान देना, हाईलाइट करिएगा इसको आप, व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास आवश्यक है। अब केवल सरकार ही प्रदूषण को रोकने के उपाय करे तो उससे भी प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है। जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कब, सन 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया। तो आपको ये पॉइंट हाईलाइट कर देना है कि भारत सरकार ने सन 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया है। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड व सभी प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए हैं। तो केंद्रीय बोर्ड गठित किया गया है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी गठित किए गए हैं। इन बोर्डों ने प्रदूषण नियंत्रण की योजनाएं तैयार की हैं, यानी यहाँ पर ऐसी योजनाएं तैयार की जाती हैं जो प्रदूषण को कम करने का प्रयास करती हैं तथा औद्योगिक कचरे के लिए भी मानक निर्धारित करते हैं कि जो औद्योगिक कचरा है उसको किस प्रकार से निपटारा किया जाना है, इसका भी मानक तैयार करते हैं। कौन तैयार करता है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं कि उद्योगों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। तो ये हाल ही का निर्णय है कि नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व, अगर कोई नया उद्योग लागू करना चाह रहा है तो उसको लाइसेंस देने से पूर्व उन्हें औद्योगिक जो कचरा है इसके निस्तारण की समुचित व्यवस्था करनी होगी कि कचरा आप कहाँ फैक्ट्री का डालेंगे, इसकी व्यवस्था आपको पहले ही करनी होगी, तभी आपको लाइसेंस दिया जाएगा। तथा पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृति भी प्राप्त करनी होगी कि जो पर्यावरण विशेषज्ञ है उनसे स्वीकृति प्राप्त करनी होगी कि उस स्थान पर उद्योग लगाया जाए कि नहीं। इसी प्रकार उन्हें धुएं तथा अन्य प्रदूषणों से ढंग से निष्कासन तथा उसकी व्यवस्था का भी दायित्व लेना होगा, यानी कि धुआं जो है वो कहाँ जाएगा या अन्य जो प्रदूषित पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनका निपटारा कैसे होगा, इसका भी जो यहाँ पर व्यक्ति उद्योग लगा रहा है उसे ही ध्यान देना होगा। आगे यहाँ पर हम लिखते हैं कि वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाए गए हैं। इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि जो नए वन क्षेत्र है ना वो अधिक से अधिक बनाए जाएं और जन सामान्य को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जो लोग हैं इनको वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जागरूक किया जाए। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम आने वाले समय में और अधिक अच्छा और स्वास्थ्यप्रद जीवन व्यतीत कर सकेंगे, क्योंकि यदि जागरूकता नहीं आएगी तो सरकार चाहे जितना प्रयास करे वो सफल नहीं हो सकता है।
और यहाँ पर हम बताते हैं कि जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको भी प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। कब? यदि हम लोग जागरूक होंगे। इसके बाद लास्ट हेडिंग हमारा होता है उपसंहार। तो इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य अपनी वैज्ञानिक शक्तियों का विकास करता जा रहा है, जैसे जैसे मनुष्य अपनी वैज्ञानिक शक्ति का, मशीनीकरण का, औद्योगिकरण का विकास करता जा रहा है, प्रदूषण की जो समस्या है ना वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। विकसित देशों द्वारा वातावरण का प्रदूषण सबसे अधिक बढ़ता जा रहा है, यानी ऐसे देश जो विकसित देश हैं उनके द्वारा जो वातावरण का प्रदूषण है वो सबसे अधिक बढ़ता जा रहा है। यह एक ऐसी समस्या है जिसे किसी विशिष्ट क्षेत्र या राष्ट्र की सीमाओं में बांधकर नहीं देखा जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई इस विकसित देश ने प्रदूषण फैलाया है वही खत्म करे, क्योंकि जो प्रदूषण है ना वो पूरे पृथ्वी पर, पूरे विश्व भर में उसका असर जो है वो दिखाई देगा। तो इसलिए कहा गया कि जो प्रदूषण की समस्या है ना इसे बांधकर नहीं देखा जा सकता, इसके लिए सभी को प्रयास करना होगा। यह विश्वव्यापी समस्या है। यह क्या है? विश्वव्यापी समस्या है। पूरे विश्व में इसकी समस्या दिखाई पड़ती है, इसलिए सभी राष्ट्रों का संयुक्त प्रयास ही इस समस्या से मुक्ति पाने में सहायक हो सकता है। तो इस प्रकार से हम अपने एसे को कंप्लीट करते हैं। तो ये निबंध आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।